to score 3 on 3 in IELTS task 1. It is easy, it is a simple process. You just need to have few things in your mind and then you're good to go. Now let's discuss. See, I'm over here, I'm just summarizing all the classes that I've till date taken of task 1. What are the basic things? If you're not having pen and paper, please grab one and just write the basic points. Let's move ahead to our first slide, which says proof reading. मैंने हमेशा से इस बात को बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया है. अगेन आई एम टेलिंग, हमेशा से अपने टास्क को इस तरीके से प्लान करो कि आपके पास एंड में उसको रीचेक करने का, उसको रीड करने का टाइम बचे. इवन इफ यू जस्ट हैव 2 minutes और मे बी 3 minutes टू रीड इट, लेकिन जब हम उसको प्रूफ रीड करेंगे एंड में, दैट इज गोइंग टू हेल्प अस इम्प्रूव अ लॉट, विच इज गोइंग टू इंक्रीज योर बैंड टू 0.5. बिकॉज जब हम एग्जाम में बैठे होते हैं, हम पैनिक स्टेट में होते हैं, एंड इट इज अ कॉमन ह्यूमन टेंडेंसी टू मेक एरर्स. छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर्स, छोटे छोटे स्पेलिंग्स में गलतियां होना बहुत कॉमन है, जो कि हमें खुद पता चल जाता है व्हेन वी प्रूफ रीड इट. सो प्लीज टेक इट एज अ नोट कि कुछ भी हो, प्रूफ रीडिंग के लिए टाइम हमेशा बचाना है. इस तरीके से अपने टास्क को प्लान कीजिए. नंबर 2, जब हम अपने घर पे प्रैक्टिस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना टास्क 1 लिखा, हर ह्यूमन बीइंग इज हैविंग अ नॉर्मल टेंडेंसी टू नो कि उसका वो कहाँ पर स्टैंड आउट करता है और उसकी क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं. तो जब आप अपना टास्क 1 लिख रहे हो, एंड आई हैव चेक दैट फॉर यू, फॉर एग्जांपल आई हैव चेक्ड 5 टास्क फॉर यू, और अगर उन 5 के 5 टास्क में आप सेम ही गलतियां कर रहे हो, तो आपको पता चल जाएगा. जस्ट हैव दैट इन योर माइंड कि मैं यहीं पर ही गलतियां कर रहा हूँ या कर रही हूँ, एंड दीज आर माई कॉमन मिस्टेक्स, और मुझे ये रिपीट नहीं करना है. तो जब आप डेली भी प्रैक्टिस कर रहे हो, उस टाइम पर भी इस चीज को ध्यान रखो कि आपकी कॉमन एरर्स क्या हैं, और उन कॉमन मिस्टेक्स को ओवरकम करने की कोशिश करो. नंबर 2 पॉइंट, आई हैव डिस्कस दिस इनफ कि अपनी इंस्ट्रक्शंस को, जो क्वेश्चन के अंदर इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, दे हैव रिटन टू कंपेयर इट, दे हैव रिटन टू एनालाइज इट, यूज रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस, रेलेवेंट एग्जांपल्स. उन इंस्ट्रक्शंस को कभी इग्नोर मत करो. डायरेक्टली डोंट गो टू द बार ग्राफ, लाइन ग्राफ और मैप डायरेक्टली. प्लीज रीड द क्वेश्चन, प्लीज रीड द स्टेटमेंट. दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द 4 मॉड्यूल्स, फॉर लिसनिंग, फॉर रीडिंग एंड फॉर राइटिंग. लिसनिंग के अंदर कॉमन टेंडेंसी होती है कि हम इग्नोर कर देते हैं कि कितने वर्ड्स में या कितने नंबर्स में आंसर देना है. प्लीज डोंट डू दैट. It just takes us 5 seconds or maybe 3 seconds to read the instruction, to read the question, and then hop on to actually answering it. Please take that a note कि हमें instructions को बहुत ध्यान से पढ़ना है. अगर instructions में लिखा है 1 word, अगर instruction task 1 की instruction में लिखा हुआ है कि आपको इसको summarize करना है, whatever it has been mentioned, maybe bar graph हो, line graph हो, map हो, process हो, life process हो, जो भी है, please read the instruction in a better way. Moving ahead, do paraphrase the question. मैं हमेशा इस चीज को बहुत ज्यादा emphasize करती हूँ. Believe me, you are going to get extra bands, you're going to get a better score if you paraphrase your statement. और ये जो paraphrasing का concept है, मैं दोबारा से बता रही हूँ, it is not just for writing, ये speaking के लिए भी है. जब भी आप लोग, I have seen most of you, जब भी आप लोग speaking के answers देते हो, आप क्या करते हो? Let's assume, let's take one question. Do you like cooking? Question mark. This has been asked to you. What you all are going to say? You'll say, yes, I like cooking because. This is not going to fetch you bands. Please paraphrase the statement. Please paraphrase the line that is, yes, I love cooking. Yes, I like cooking, in your own words. That is going to show your examiner that yes, you've prepared for your IELTS in a better way. Because IELTS ये कहता है कि paraphrase करना, IELTS कहता है कि synonyms use करना बहुत ज़्यादा important है, और आपका examiner paraphrasing को ही ढूंढ रहा है. Whether I'm talking about IELTS task 1 or IELTS task 2, writing task 1 and writing task 2, जो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ लिख रहे हैं, जो आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना रहे हैं, वो जो लाइन बना रहे हैं, दैट शुड बी पैराफ्रेज्ड. इट विल फेच यू गुड बैंड्स. मूविंग अहेड, आई हैव आल्सो डिस्कस्ड इन माय अदर क्लास कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने आइल्स के लिए, स्पेशली फॉर राइटिंग टास्क 1 एंड राइटिंग टास्क 2, प्रिंट आउट निकाल लो शीट का.
टास्क 1 की शीट का भी और टास्क 2 की शीट का भी, और उसकी फोटो स्टैट्स कर लो, मे बी 10 और मे बी 20 पेजेस, उसके ऊपर प्रैक्टिस करने की कोशिश करो. सीरियसली सेइंग, आई हैव डन दिस. आई हैव लॉट ऑफ शीट्स right now in front of me that I can see. I didn't use my diaries, registers or etc. I just used to use those pages and I had enough idea in my mind कि मुझे IELTS task में कहाँ तक जाएगी. मेरी handwriting के हिसाब से मुझे ये idea हो गया था बार बार लिख लिख कर कि मेरा task 2 यहाँ पर end होता है और मेरा task 1 यहाँ पर end होता है, ताकि जब हम एग्जाम में हो तो हमारे दिमाग में वर्ड लिमिट का प्रेशर नहीं होना चाहिए. ऑलरेडी इतना प्रेशर होगा एग्जाम में, और वहां पर आपके दिमाग में अगर वर्ड लिमिट का भी प्रेशर चल रहा होगा. सी दीज आर थिंग्स जो आप पहले से ही डिसाइड, आप खुद को हेल्प कर सकते हो. आप खुद को हेल्प कर सकते हो उस शीट के ऊपर डिसाइड करने में कि आपकी हैंड राइटिंग के हिसाब से 150 वर्ड्स कहाँ पर आते हैं, एंड यू विल बी एबल टू प्रैक्टिस. आपको गैप समझ आएगा. दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस ऑन IELTS आंसर शीट्स. ऑल्सो मैंने पहले भी मेंशन किया था कि टास्क 1 की शीट और टास्क 2 की शीट अलग होती है. अगर जब आप एग्जाम में लिखने के लिए यू आर जस्ट स्टार्टिंग, प्लीज मेक श्योर कि टास्क 1 वाली शीट पर ही टास्क 1 हो एंड टास्क 2. Don't intermix them, don't interchange them, because you'll get straight away 0 bands अगर ऐसा कुछ हुआ तो. Moving ahead. अगर अभी तक like till point 4, if anyone is having any confusion, then you can type it in the comment section. Then I'm going to move ahead. Please type yes if you're clear till here. Then I'm going to move ahead. All right. ये सब पॉइंट्स मैं ऑलरेडी अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुकी हूँ. आई एम जस्ट समराइजिंग टास्क 1. कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीजें जो हमेशा आपके दिमाग में होनी चाहिए. टास्क 1 लिखते हुए हमेशा हर चीज कंपैरिजंस के ऊपर होती है. आई ऑलवेज फोकस दैट इनफ कि कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करना है. उन चेंजेस को डिस्क्राइब करने के लिए कुछ वर्ड्स हमने हर टास्क 1 में पढ़े हैं. अगर मैंने लाइन ग्राफ पढ़ाया तो मैंने उसके वर्ड्स बताए, मैंने बार ग्राफ पढ़ाया मैंने उसके वर्ड्स बताए, मैंने प्रोसेस पढ़ाया मैंने उसके वर्ड्स बताए. वो इनफ वोकैबुलरी, वो चेंज, वो कंपैरिजन कैसे आपको डिपिक्ट करना है, वो वर्ड्स स्मॉल, मैक्सिमम, मिनिमम, whatever the words I have told you in my classes, you need to use those words. उससे चेंज को डिस्क्राइब करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ टास्क 1 जो हर स्टूडेंट को आना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव वेरी शॉर्ट. Okay, so minimal, slight, gradual, moderate, considerable, significant, substantial, enormous, dramatic. All these are the words that I have already taught in my IELTS writing task 1 key videos. If you have not attended them, if you don't remember them, either you can go to the Google Classroom to just check out the list, or you can go to my YouTube and just check on those lessons again and again, and you'll get to, you'll be familiar with the words. And ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं चेंज को डिस्क्राइब करने के लिए टास्क 1 में. दिस इज गोइंग टू शो दैट यू नो हाउ टू मेक योर मार्क्स विद द हेल्प ऑफ लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल वैरायटी कैसे ऐड करनी है टास्क 1 में, उसके लिए ये वर्ड्स, ये चेंजेस डिस्क्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज सीरियसली गोइंग टू enhance your IELTS bands. Moving ahead. Then we have, okay, yeah, in my yesterday's class also I was telling you to please spare some time before writing in analyzing your whole task 1. अगर हमें टास्क 1 दिया है, सिंपली बस शुरू मत हो जाओ लिखना कि ठीक है फटाफट से पैराफ्रेज करते हैं और लिख देते हैं. नो, प्लीज टेक at least 2 minutes to analyze your task. मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपने BP1 में बहुत ज्यादा लिख दिया और BP2 में आपके पास कुछ लिखने के लिए बचा ही नहीं, या फिर वाइस वर्सा. ऐसा नहीं होना चाहिए. आपके BP1 के अंदर और BP2 के अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन की डिस्ट्रीब्यूशन आपके दिमाग में ऑलरेडी प्लान्ड होनी चाहिए. दूसरी बात, मैंने आपको बताया था ओवरऑल एक ऐसी चीज है जो आपके IELTS राइटिंग टास्क 1 के मेजर एस्पेक्ट है जो बैंड्स डिसाइड करता है. ओवरऑल सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट चीज है IELTS राइटिंग टास्क 1 में. अगर आप एनालाइज करते हुए एक सही इंफॉर्मेशन को निकाल लेते हो और उसको सही तरीके से रिप्रेजेंट करते हो, बिलीव मी, आपको कोई नहीं रोक सकता IELTS राइटिंग टास्क 1 में अच्छे बैंड्स लेने से.
So please have enough focus on writing the most appropriate details in the overall of your IELTS writing task 1. Again, moving to paragraph 3 and paragraph 4, जो भी आप फीचर, जो भी उसके अंदर आपको डिस्कस करना है, वो बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कीजिए with the help of lexical resources, with the help of changes that you need to show. This is completely going to help you a lot. Basically मैं बोल रही हूँ कि प्लान कीजिए, स्ट्रक्चर बनाइए अपने दिमाग में, just take 2 minutes, स्ट्रक्चर बनाइए और फिर अपने टास्क को लिखिए. Moving ahead, प्रैक्टिस राइटिंग ओवरव्यूज. मैं ऑलरेडी इस चीज को डिस्कस कर चुकी हूँ कि एक अच्छा बैंड स्कोर लेने के लिए, फॉर फेचिंग गुड IELTS बैंड स्कोर, ओवरऑल लिखना बहुत जरूरी है. सबको ओवरऑल लिखना आना चाहिए. दूसरी चीज जो आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ओवरऑल के अंदर प्लीज अवॉइड राइटिंग नंबर्स, प्लीज अवॉइड राइटिंग स्टैटिस्टिकल डेटा इन ओवरऑल. जितना ज्यादा स्टैटिस्टिकल डेटा को अवॉइड कर कर आप जनरल टर्म्स में अपने आंसर को दोगे. जनरल टर्म्स का मतलब है, मैंने बताया था, आप वर्ड्स यूज कर सकते हो मैक्सिमम, जो भी हाईएस्ट है, लोएस्ट है, मिनिमम है. दीज काइंड्स ऑफ टर्म्स यूज कीजिए अपने ओवरऑल के लिए, डिस्पाइट ऑफ जस्ट मेंशनिंग कि भाई 39% हो गया यहाँ पर, तो जी 60% हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. दिस इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. the overall should not include any numbers. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको ये पॉइंट नहीं पता होता है. what they do, boys participated maximum and their percentage was this. Absolutely wrong. ओवरऑल के अंदर हम स्टैट्स को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, because you just have to represent the most significant aspects, and that too in general terms. I hope I am clear. This point should be crystal clear to everyone, that you should know how to write overview. You should include the most significant information in your overall. Please don't write any stats, any numbers, any percentages, or any calibrated form of statistical aspect in your overall. Am I clear till here? If I'm clear, then I'm going to move ahead. If yes, then please type a big yes in the comment section so that we can move ahead. If anyone is having any doubt related to this overall wala point, then definitely you can ask me. All right. What about others? Kanika, Veer, what about others? And जैसे मैंने कल के टास्क में, then we did that process वाला टास्क जिसमें we were studying about paper and cement, वहां पर मैंने आपको ओवरऑल स्पेशली लिख कर दिया था, and I gave you 2 or maybe 3 types of overalls, right? तो वहीं पर वो ओवरऑल की लैंग्वेजेस से पता चल जाता है कि yes, that student knows how to write an overall. Great. I am glad that you are clear with the concepts. Okay. Again, moving on, hopping on to one of the most important aspects of grammar. Grammar means please decide please decide that which tense you're going to use. For example, we have a graph which starts from 2002 and it moves on to 2050. And it is also having 2021 in between, which definitely means that we are going to write the information from 2002 to 2021 to 2020 in past tense, 2021 in present, and 2022 to 2050 in future. Please अपने tense को पहले से ही decide कर लो. अगर ऐसी information नहीं है, let's assume कि information ऐसी है ही नहीं जिसमें कुछ ऐसे years वाला कुछ mentioned है, then write your task in past tense. This is a general IELTS tip कि common गलती जो सबसे होती है, वो लिख रहे होते हैं past में, लिख रहे हैं, जैसे जैसे नीचे जाएंगे खुद ही present हो जाएगा. That's why proofreading is important. If you are carrying your pen and paper right now, please write this sentence that you need to check your tense. When you're proofreading it, check your tense, recheck your tense कि आपका पूरा IELTS task 1 एक ही tense में है, अगर कुछ भी mentioned नहीं है तो. पूरा IELTS task अगर आप was में लिख रहे हो तो पूरा past में ही उसको लिखना है. Future में तो आप लिख ही नहीं सकते because वो data दिया हुआ है तो वो future में हो ही नहीं सकता है. So most preferred tense is past tense.
प्लीज डेटा को पास्ट टेंस में लिखो, अगर कोई भी ईयर्स या कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है। रीचेक कि मैंने पूरे डेटा को पास्ट में ही लिखा है, कहीं मैं भावनाओं में या पैनिक में तो नहीं बह गया या बह गई और मैंने उसको प्रेजेंट में तो नहीं कर दिया। ऑल दीज पॉइंट्स आर टू बी रीचेक्ड, क्योंकि अगर आपने अपना आधा टास्क पास्ट में लिखा और आधा प्रेजेंट में लिखा, वहां पर आपका बैंड डिडक्ट होगा ही होगा। सो बैंड टेंस के ऊपर प्लीज पुट ऑन इनफ फोकस। तो बेसिकली डेटा के हिसाब से अपना टेंस चेंज करो। सपोर्ट योर डिस्क्रिप्शंस विद एक्यूरेट डाटा। एज स्टेटेड बिफोर, ये मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि ओवरव्यू के अंदर कोई भी नंबर्स हमें नहीं डालने। अच्छा, एक्यूरेट डाटा का मतलब होता है कि हमें अपनी कोई सेंस यूज नहीं करनी है। उस टास्क के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन दी हुई है उतनी ही लिखो। डोंट यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन्स ओवर देयर, और अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे तो ये पता है तो मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, या अपने आप ही कुछ भी कॉम्प्रिहेंड नहीं करना कि चलो 10 + 15 डिवाइडेड बाय 2 करके एवरेज निकाल के कुछ भी ऐसा लिख देता हूँ। नो, जो दिख रहा है वही आपके पेपर पर होना चाहिए। डोंट यूज योर एक्स्ट्रा ब्रेन, डोंट यूज योर एक्स्ट्रा मैथ्स ओवर देयर और साइंस ओवर देयर और एक्स्ट्रा स्किल्स ओवर देयर इन मैनिपुलेटिंग द डेटा। जो दिख रहा है वो लिख के आओ, बस पैराफ्रेज कर सीधे शब्दों में, विच मीन्स कि आपने अपने डेटा को एक्यूरेटली मेंशन किया है, अपनी तरफ से कुछ मैनिपुलेशंस उसके अंदर नहीं किए। इसके बाद दीज वर सम डूज, मूविंग ऑन टू सम डोंट्स। डोंट यूज द सेम वर्ड्स फॉर परसेंटेजेस एंड नंबर्स। मैंने एक दिन क्लास के अंदर जब मैंने परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना सिखाया था, मैंने परसेंटेज के लिए सिनोनिम्स दिए थे, परसेंटेम, परसेंटाइल, परसेंटेज का सिंबल, या फिर उसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दो। तो यहाँ पर वो यही बोल रहा है कि बार बार डोंट मेक योर आईएलटीएस टास्क 1 मोनोटोनस। अगर टास्क के अंदर परसेंटेज दे दिया है, कोई डेटा पूरा का पूरा परसेंटेज के अंदर कैलिब्रेटेड है, तो हर लाइन में परसेंटेज 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 लिख के अपने टास्क को मोनोटोनस नहीं बनाना है। हमें वहां पर डिफरेंट वर्ड्स यूज करने, सिनोनिम्स यूज करने हैं। यहाँ पर इन्होंने कुछ for percentages use words like large, small, higher, lower. This we have already discussed. For numbers, you can use many, more, most, few, and fewer. Don't give your opinion or speculate. I have already discussed this. अपने दिमाग वहां पर नहीं लगाना है हमें। जो दिख रहा है, जो क्लियरली दिख रहा है, उसी को ही लिखना है। Don't use bullet points, notes or abbreviations. बुलेट पॉइंट्स, जब भी हम आईएलटीएस टास्क 1 लिख रहे होते हैं, आई होप अभी तक तो आप लोगों को क्लासेस लगा के क्लियर हो ही गया होगा कि हम पैराग्राफ्स में लिखते हैं। हमारा बेसिक स्ट्रक्चर जो आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 एंड फॉर दैट मैटर आल्सो आईएलटीएस टास्क 2 जो है वो पैराग्राफ्स में चलता है। वी राइट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, वी राइट ओवरऑल, वी राइट पैराग्राफ 1 एंड पैराग्राफ 2। सेम गोज फॉर IELTS writing task 2, that we write the introductory paragraph, BP1, BP2, opinion paragraph, conclusion paragraph. कहीं पर भी हम bullet points को यूज नहीं करते। इसके बाद कोई ऐसे नोट्स नहीं बनाने। फिर एब्रीवेशंस, मैंने हमेशा से डिस्कस किया ये बात कि शॉर्ट फॉर्म्स, एब्रीवेशंस, एक्रोनिम्स वहां पर नहीं मेंशन करने हैं। जो भी आप लिखना चाहते हो उसको कंप्लीटली लिखो। कोई मिनिस्ट्री मेंशन करनी है, कोई डिपार्टमेंट मेंशन करना है, कुछ भी एग्जाम्पल के अंदर डालना है, कहीं पर भी फॉर दैट मैटर आपको मेंशन करना है तो उसको कंप्लीट लिखना है। कोई भी शॉर्ट फॉर्म, फॉर दैट मैटर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन भी, कुंट, वुंट, डोंट, वहां पर नहीं यूज होगा। यू नीड टू राइट द कंप्लीट फॉर्म। डोंट राइट एवरी नंबर और प्रोसेस यू सी। देखो, जब मैंने एनालाइज करने का पॉइंट बताया था, उस एनालाइज करने, अगर हमने एनालाइज अपने राइटिंग टास्क 1 को अच्छे से किया है ना, तो हमें ये पता चल जाएगा कि मुझे आगे क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि पूरा का पूरा टास्क, पूरा का पूरा डाटा जो भी आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर 10 परसेंटेजेस दिए हैं तो 10 की 10 आपको लिखनी है। ऐसा कोई रूल, कोई कॉन्सेप्ट आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में एग्जिस्ट नहीं करता। जो आपको सबसे सिग्निफिकेंट चीजें, जिनके ऊपर आपको लगता है कि हाँ जी इसकी डिस्कशन होनी चाहिए, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, वो मेंशन कीजिए। ऐसा नहीं है वहां पे सिर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि ये तो भाई वर्ड लिमिट ही बहुत ज्यादा हो गई है। सिर्फ सिग्निफिकेंट चीजें, जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को लगती हैं, उनको आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में यूटिलाइज करो। अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है उसको बहुत बड़ा और एग्जैजरेटेड फॉर्म में लिखने के लिए। आई होप आई एम क्लियर विद दिस पॉइंट।
So if I'm clear till here, then please type yes in the comment section. Then I'm going to move ahead. किसी को कोई doubt है, then you can definitely come up with that. Great, great. Okay, great. Don't copy exact words from the question or the information from the diagram. दोबारा से paraphrasing की बात आ चुकी है. आपको बार बार सेम वर्ड लिखने के, बार बार वो सेम क्वेश्चन की लाइन लिखने के मार्क्स नहीं मिलने वाले. अगर आपको लगता है कि मैं बार बार सिर्फ इंक्रीज या डिक्रीज करके अपने आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 को खत्म कर दूंगा, तो भूल जाओ, यू विल ओनली फेच 5 और मे बी 5.5 और मे बी इवन लेस देन दैट. बार बार सेम वर्ड्स नहीं यूज करने. जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी है, जो भी आप कहना चाहते हो, उसको हर बार डिफरेंट तरीके से बोलो. मैंने आपको इंक्रीज के ही इतने सारे सिनोनिम्स बताए हैं. इंक्रीज के सिनोनिम्स को ही याद कर लो. यूज देम इन योर आईएलटीएस राइटिंग टास्क. मूविंग अहेड, डोंट ओवर यूज लिंकिंग वर्ड्स. हमने हमेशा बात की कि कनेक्टर्स यूज करो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कनेक्टर लगाऊं या ना लगाऊं, उसकी यूजेज सही है या नहीं है. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतने ज्यादा कनेक्टर्स भर दिए उसके अंदर कि हमें कुछ और लेक्सिकल वैरायटी या कुछ और तो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ वहां पर कोहेजन ही नजर आ रही है. सो डोंट ओवर यूज लिंकिंग वर्ड्स, डोंट ओवर यूज फिलर्स और कनेक्टर्स. एक बेसिक सी बात करूंगी मैं कि एक बेसिक आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 में अगर 6 कनेक्टर्स हों तो बहुत है, 8 होंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 10 होंगे तो भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे. तो बेसिक मतलब दिस इज नॉट एनीथिंग फिक्स दैट आई एम टेलिंग यू, आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक लेआउट that is going to help you. That is, just have a count that you are using 6 connectors, you're using 6 linking words, 5 to 6 linking words, and you'll be good to go. Don't overuse it. This is what they're saying. Moving ahead, don't have messy handwriting. वैसे आईएलटीएस राइटिंग टास्क में हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं कटते हैं. जो एग्जामिनर्स होते हैं वो बाय हुक और बाय क्रूक they just try to read your handwriting, even if it's illegible, even if it's messy. Illegible is the handwriting which you are or which we are not able to read, so we use that word. वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम पढ़ पाएं, लेकिन खुद ही इमेजिन करो कि अगर आपने ऐसी हैंडराइटिंग लिखी है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड जहां पर सब कुछ कंप्यूटर पर होता है, वी आर टाइपिंग दीज डेज, वी आर नॉट राइटिंग एनीथिंग. तो अगर आप ऐसी हैंडराइटिंग लिख रहे हो फॉर एग्जाम्पल जो आपको भी समझ नहीं आ रही, तो हाउ कैन यू एज्यूम कि आपके एग्जामिनर को हैंडराइटिंग समझ आ जाए. और मानो या ना मानो, कहीं ना कहीं जब हम किसी चीज को सुंदर लिखते हैं, वो रिप्रेजेंटेबल, वो प्रेजेंटेबल होती है, तो वो खुद ही अपीलिंग बन जाती है और खुद ही उसको पढ़ने का मन करता है और वो पॉजिटिव वाइब्स देती है और वो आपको अच्छे बैंड्स भी फेच कर पाएगी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. तो इसके लिए the only practice is the key for this, कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए. आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द फैक्ट कि आपको आईएलटीएस राइटिंग टास्क 1 पेंसिल से लिखना होता है. इनफैक्ट पूरा पेपर ही पेंसिल से होता है. लिसनिंग, रीडिंग, task 1, task 2, for speaking also when you're jotting down your cue card points, then also you get a pencil. तो आप पेंसिल से, see, I was also not in habit of writing with a pencil because I have been writing with pen from my class 6th, I guess. So I was not used to it, but when I practiced it, it was a tough task initially, but when I was, I just practiced it every day, I became familiar with the usage of pencil as well. So don't practice your task with pen. Whenever you're writing, just write it with a pencil. Don't use informal language. Informal language हमें use नहीं करनी है. For example, यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि कोई फ्रेजल वर्ब या कोई स्लैंग हो गया, उसको अवॉइड करने की कोशिश करें. इनफॉर्मल वर्ड्स नहीं यूज की जाते. ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने पहले, अभी मे बी डे बिफोर यस्टरडे भी मैंने बताया था. जब भी हम लोग आईएलटीएस टास्क 1 या टास्क 2 प्रैक्टिस कर रहे होते हैं ना, मोस्टली स्टूडेंट्स सिर्फ लाइन और बारग्राफ प्रैक्टिस करते हैं. उन्हें लगता है, क्योंकि मोस्टली यही देखा जाता है कि या तो लाइन ग्राफ आ गया पेपर में या बार ग्राफ आ गया. लेकिन मैंने अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी डिस्कस किया था कि मेरे केस में इवन आई न्यू कि मुझे बाकी टास्क भी प्रैक्टिस करने, क्योंकि अगर वो आ गए तो सच में पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि मुझे
पहले नहीं पता था, अब तो ऑब्वियसली पता है कि मैप्स के लिए कैसे वर्ड्स यूज होंगे, या लाइफ प्रोसेस के लिए कैसे वर्ड्स यूज होंगे, या अगर कोई प्रोसेस दे रखा है, कोई प्रोडक्शन दे रखी है तो उसके लिए कैसे वर्ड्स यूज होंगे. तो आई हैड दिस व्यू इन माई माइंड कि मुझे सबके वर्ड्स पता होने चाहिए, चाहे वो कम आते हैं या वो ज्यादा आते हैं, वो आते हैं या नहीं आते हैं. लेकिन अगर आइल्स के पैटर्न में ये है कि डिस्पाइट ऑफ दिस लाइन एंड बार ग्राफ कुछ और भी आ सकता है, तो प्लीज प्लीज एश्योर इट कि आप सब टाइप्स ऑफ टास्क, सारे टाइप्स ऑफ टास्क 1 को प्रैक्टिस करो. डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि चलो ठीक है जी लाइन और बार कर लिया और खत्म. पाई चार्ट्स भी प्रैक्टिस करो, मैप्स भी प्रैक्टिस करो, प्रोसेसेस भी प्रैक्टिस करो, सारे टाइप्स प्रैक्टिस करो. सबकी वोकैबुलरी आपको टिप्स पर होनी चाहिए. तभी सी इट विल बी ऑफ नो यूज अगर आप सिर्फ टास्क 2 में अच्छा परफॉर्म करके आओ और टास्क 1 में ना परफॉर्म करके आओ. इट विल बी ऑफ नो यूज टू यू. 6 मार्क्स का टास्क 2 है, उस 6 मार्क्स में से even if you write excellent, then you can score maybe 5.5, 5. तो अगर टास्क 1 ही ना आता हुआ तो 5 बैंड्स तो they'll help you nowhere. You need to give your exams again. और एक एग्जाम 15,000 का होता है, नियर अबाउट 15,000 का एक एग्जाम होता है. डोंट टेक रिस्क. 15,000 सिर्फ ऐसा सुनने में लगता है, लेकिन सिर्फ 0.5 बैंड की वजह से भी ना, इफ यू गॉट 5.5 एंड योर एजेंट इज गोइंग टू से यू कि आपको 6 बैंड्स चाहिए, या फिर आपका एजेंट आपको कहेगा ना कि 6.5 बैंड्स चाहिए, बिलीव मी जब एक महीना दोबारा से पढ़ना पड़ेगा और दोबारा से वो पेपर देने के लिए 15,000 देने पड़ेंगे ना, तब समझ आएगा कि एक्चुअल में हमें पहले ही ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेना चाहिए था. इसलिए आई ऑलवेज से कि आपका पहला अटेम्प्ट ऐसा अटेम्प्ट होना चाहिए जिसमें यू गिव योर 100%. इफ यू 100% श्योर कि yes it will be a success story, तो अपना एग्जाम दो. डोंट बी अंडर एनीवन प्रेशर ऑफ योर एजेंट कि भाई जल्दी करो, ये है वो है. प्लान योर थिंग्स इन अ बेटर वे. आपको पता होना चाहिए आपको कब एडमिशन लेना है, कब आपको आपके आईएलटीएस का एग्जाम देना है, बिकॉज 0.5 बैंड, सिर्फ 0.5 बैंड भी बहुत मैटर करता है. मैंने मेंशन कर दिया है कि सिर्फ लाइन और बार ग्राफ को छोड़कर और भी चीजें आपको पता होनी चाहिए. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आपको लिसनिंग के लिए भी पता होना चाहिए. सी okay, I've also got a timer, but till then I'll just wind it up. All words counted in the same way? IELTS के अंदर हाइफिनेटेड वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास, और ये जो फर्स्ट क्लास वर्ड है इसके बीच में हाइफिन है. इसको ध्यान से सुन लेना, ये लिसनिंग में भी बहुत काम आने वाला है. ये फर्स्ट क्लास वर्ड है, इसके बीच में हाइफिन है. यहाँ पर स्टेट ऑफ द आर्ट. अब देखने में आपको ऐसा लग रहा होगा कि जनरल इंग्लिश स्किल्स ये कहती होंगी कि ये 2 वर्ड्स हैं, आपकी जनरल इंग्लिश स्किल्स ये कहती होंगी कि ये 4 वर्ड्स हैं. बट आइल्स के अंदर जो मार्किंग होती है वो कहती है कि अगर किसी भी वर्ड के अंदर 1 आ गया, ये दिस हाइफन आ गया, then this word, this first class is considered as only 1 word. The state of the art is considered as only 1 word. तो मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ कि आपको आइल्स लिसनिंग के लिए भी पता होना चाहिए, क्योंकि वहां पर मेंशन होता है नॉट मोर देन 2 वर्ड्स. तो नॉट मोर देन 2 वर्ड्स के अंदर ये जो फर्स्ट क्लास है उसको वो सिर्फ एक ही वर्ड कंसिडर करेगी. प्लीज कीप दिस इन माइंड. और ऐसा होता है आइल्स लिसनिंग के अंदर, ऐसे वाले वर्ड्स ना आंसर्स में आते हैं, लिसनिंग के अंदर भी आते हैं और रीडिंग के अंदर भी आते हैं. रीडिंग के अंदर भी ऐसे वाले आंसर्स आते हैं जहाँ पे बीच में हाइफन होता है. इस चीज को प्लीज कीप दिस इन योर माइंड कि ये पूरा का पूरा वर्ड 1 कंसिडर होता है. उस हिसाब से अपने आंसर दीजिएगा इन योर लिसनिंग, इन योर रीडिंग. नॉट मोर देन 2 वर्ड्स, नॉट मोर देन 3 वर्ड्स, तो ये 1 वर्ड ही कंसिडर किया जाएगा. एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट दीज कॉन्ट्रैक्शंस कि ये I will, we are. Ideally, you should not be using these contractions in your academic essays. पर फिर भी चलो अगर आपने यूज कर ही ली है तो इसको भी वो 1 word ही कंसिडर करते हैं. These are again not considered 2 words. And ये सबको पता होगा कि words like and the, these are also counted towards the word limit. ऐसा नहीं है कि ये वाले words word limit में ही count नहीं होंगे, और punctuation marks word limit में count नहीं होती है. So I hope I'm clear till here. Moving ahead, this is again the basic tip. Please paraphrase. Okay. See what your examiner is expecting from you. How you're going to fetch good scores, a good band score.
If we look at the examiner's marking scheme, it states that in order to get a band 6, for grammar, we need 2. अगर हमें band 6 चाहिए, we need to use a mixture of simple and complex sentences. मैंने हमेशा से अपनी क्लास के अंदर ये मेंशन किया है कि जब भी हम एक आइल्स राइटिंग टास्क लिख रहे होते हैं, उस आइल्स राइटिंग टास्क के अंदर इट शुड हैव अ मिक्सचर. ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा टास्क ही आपने सिंपल सेंटेंसेस में लिख दिया है या पूरा टास्क में कॉम्प्लेक्सिटी ही भरी पड़ी है. It should have enough amount of complex sentences. It should be a good. What is the African rhinoceros compared to? Like a tank on legs. Absolutely mentioned, clearly mentioned in the very first line. You don't have to ponder anywhere else with just getting the answer in the first line. I don't know why you were writing just the word tank. No. See, this is how our vocabulary works. If you're going to go to Google, just type on Google tank legs or tank on legs, you'll get to know what basically it is. I won't be able to describe it as of now because it's basically it's a tank with legs, so it's a description. So it says tank on legs. So the first answer should be tank on legs. And has been on our planet for millions of years, but right now they need our help. Which type of rhino fell in number to below 100? अभी देखते हैं यहाँ पर कहीं पर भी कोई स्टैट्स तो दिया नहीं हुआ 100 वाला, तो मैंने इस पैराग्राफ को छोड़ दिया. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय टाइम टू रीड इट फर्दर. मूविंग अहेड. व्हाइट राइनो. ओके, इज एवरीवन क्लियर विद द टर्म पोचिंग? Is there anyone who is not clear with the meaning of poaching? Please let me know. I want everybody to type the meaning of poaching in the comment section. Whatsoever, like you think, anything, layman language will also work. What is poaching? Everyone should know it. Please mark this word for your vocabulary also in IELTS writing task 2, because we have essays that are related to biodiversity, related to environment. Over there, you can just inculcate the word poaching. What is poaching? We don't have anyone in the class. Poaching is illegal hunting of animals. Illegal hunting of animals. Yes, that's poaching. Very common term. Pata honi chahiye. Moving ahead, white rhino. The name doesn't come from their color, but originally a reference of their wide mouths, have had mixed fortunes. Sadly, there are no northern white rhinos left in the wild and only a handful in captivity. But the southern white rhino is a conservation success story. It has been helped back from below 100. पहले वो 100 से कम थे, अभी वो 20,000 हो चुके हैं. That means it is showing that it was a success story. Question पढ़ते हैं, हमें मतलब से कुछ है नहीं. Which type of rhino? कौन से type of rhino? ध्यान से सुनना मेरी एक बात. यहाँ पर लिखा हुआ है southern white rhino. Someone wrote the answer southern white rhinos. अगर आप वहां पर southern white rhinos लिखकर आओगे, S लिखकर आओगे, आपका आंसर absolutely गलत होगा. Same goes for listening. Listening में please दोबारा से बोल रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनो. हमेशा इस चीज के ऊपर फोकस करो कि जो उसने बोला है वो उसने सिंगुलर बोला है या उसने प्लूरल बोला है. एक तो वो इंग्लिश इतनी हाई लेवल बोलते हैं कि समझ नहीं आता, इसीलिए ध्यान से सुनो. प्रैक्टिस कर रहे हो तो और ज्यादा प्रैक्टिस करो और फोकस करो कि उसने सिंगुलर बोला है या उसने प्लूरल बोला है. बिकॉज सिर्फ एक एस की वजह से आपका पूरा एक स्कोर चला जाएगा और उसकी वजह से आपका पूरा एक बैंड भी नीचे आ सकता है. 0.5 बैंड मैटर्स अ लॉट. मैं दोबारा से इसी चीज को फोकस कर रही हूँ. यहाँ पर माई वॉइस इज नॉट कमिंग. एम आई ऑडिबल टू एवरीबॉडी? Am I it's clearly audible. So please type it in the comment section that there is maybe some network issue from his side, maybe. Okay, so दोबारा से mention कर रही हूँ कि ध्यान से focus करो. अगर यहाँ पर specifically mentioned है southern white rhino, अपना दिमाग extra मत लगाओ. Rhino लिखा है तो rhino ही लिखते रहो. Please. Moving ahead to our next question. What percentage of black rhinos have been illegally killed? So this is like one of the answers that, that is correct. Most of the cases which is clearly mentioned. देखो what percentage लिखा था ना, तो मैंने पूरे पैराग्राफ के अंदर स्टैट्स ढूंढने की कोशिश की. एक और जनरल टिप दे रही हूँ, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रीडिंग के अंदर टाइम खत्म हो गया,
अगर रीडिंग के अंदर टाइम खत्म हो गया, क्वेश्चंस को फटाफट से देखो। अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे ईयर या कोई स्टैट मेंशन है ना, फटाफट से पैराग्राफ के अंदर देख लो कि वो स्टैट कहाँ पर है। ये एक सबसे इजी तरीका है और क्विक तरीका है आंसर को ढूंढने का। 1992 यहाँ पे मेंशन है तो आंसर भी 1992 का यहीं पर ही होगा। अगर टाइम आउट हो चुका है, बहुत कम टाइम बचा है, सिर्फ लोकेशंस को ऐसे लोकेट आउट करो। और ऐसा भी बोला जाता है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट जनरल रीडिंग टिप्स दैट इज गिवन, कि अगर कोई ऐसे आपको ऐसा लगता है ना कि उसमें ईयर्स 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 ज्यादा है, तो उसको पहले कर लो, क्योंकि उसके अंदर आंसर लोकेट करना सबसे ज्यादा इजी होता है। अगर 1998 दिया हुआ है, फटाफट से नंबर देखो 1998 कहाँ पे, लोकेशन मिल गई, आंसर भी मिल जाएगा। इट्स लाइक अ वेरी जनरल आइल्स टिप, रीडिंग टिप, दैट अगर कोई परसेंटेज वाला या कोई ऐसे ईयर्स वाला है जहां पर नंबर्स चल रहे हैं, तो उस वाले ऐसे को पहले कीजिए, उस वाले रीडिंग पैराग्राफ को पहले कीजिए। सो 1992 के अंदर अराउंड 96%, तो प्लीज यहाँ पर परसेंट का सिंबल बना हुआ है, परसेंट का सिंबल डालना ना भूलें, सिर्फ 96 से काम नहीं चलेगा, 96% आपको लिखना पड़ेगा। हाउ हैव द क्रिमिनल्स इम्प्रूव देयर सक्सेस? ओके, मूविंग हेड टू नेक्स्ट पैराग्राफ। अब इतना तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो ऑर्डर में चल रहे हैं। अगर हमें यहाँ तक 3 आंसर्स मिल चुके हैं, तो फोर्थ आंसर हमें यहाँ पर कहीं पे नहीं मिलने वाला, हमें फोर्थ आंसर डेफिनेटली यहाँ पर मिलेगा। लेट्स सी हाउ हैव द क्रिमिनल्स इम्प्रूव देयर सक्सेस? Poaching of rhinos for rhino horn is still a huge threat, and the poachers have increasingly better equipped. यहाँ पे लिखा है कि जो क्रिमिनल्स है ना, उन्होंने अपना सक्सेस रेट इंक्रीज कैसे किया। क्रिमिनल्स कौन है? पोचर्स हैं। पोचर्स ही क्रिमिनल्स हैं, वो पोचिंग कर रहे हैं, इलीगल क्रिमिनल हंटिंग कर रहे हैं ऑफ एनिमल्स, दे आर क्रिमिनल्स। व्हाट दे हैव डन, हाउ दे हैव इंक्रीज्ड इट, दे हैव बेटर इक्विप्ड। इस लाइन के अंदर मैंने कल की क्लास में भी बताया था, पैराफ्रेजिंग वर्क्स इन रीडिंग एज वेल। यहाँ पर क्रिमिनल्स को उन्होंने पैराफ्रेज करके पोचर्स लिखा है। यहाँ पर इम्प्रूव्ड, इम्प्रूव को क्या उन्होंने लिखा है? इंक्रीजिंगली। सक्सेस रेट कैसे बढ़ा? जब दे वर बेटर इक्विप्ड। पैराफ्रेज किया और आंसर हमें मिल गया। नाउ मूविंग अहेड, जो लोग